CIET NCERT के जरिए पेश है 8वीं जमात के लिए समय दरसी किताब ख्याल। सफ़हा नंबर 49, सबक 6, 3 सवाल। इस सफ़हे के बाईं जानिब एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके सबक से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल की जा सकती है। एक बार एक बादशाह के दिल में ख्याल आया कि अगर उसे पहले से ही मालूम हो जाया करे कि किसी काम के शुरू करने का सही वक्त क्या है, वो कौन से मुनासिब लोग हैं जिनकी राय पर भरोसा किया जाए, और वो कि जिनसे बचा जाए। सबसे बढ़कर ये कि अगर उसे ये पहले से मालूम हो जाए कि वो कौन सा काम है जिसका करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसे कभी नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। इस सफ़हे के नीचे एक दरबार की मंजरकशी की गई है। दाएं जानिब तख्त पर एक बादशाह बैठे हुए हैं और उनके सामने बाएं जानिब कुछ दरबारी खड़े हुए हैं। सफ़हा नंबर 50। ये ख्याल दिल में आते ही बादशाह ने पूरी सल्तनत में मुनादी करा दी कि वो उस शख्स को एक बड़ा इनाम देगा जो उसे ये बता सके कि हर काम के शुरू करने का सही वक्त क्या है, बहुत अहम लोग कौन हैं और सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है जो उसे करना चाहिए। बादशाह के पास बहुत से लोग आए, लेकिन उन सब ने बादशाह के सवालात के मुख्तलिफ जवाबात दिए। जवाबात मुख्तलिफ होने की वजह से बादशाह उनमें से किसी से इत्तेफाक न कर सका और न उसने किसी को इनाम दिया। लेकिन चूंकि वो अपने सवालों के जवाबात जानने के लिए अब भी फिक्रमंद था, इसलिए उसने तय किया कि वो एक साधु से मशवरा करेगा जो अपनी सूझबूझ की वजह से सल्तनत के कोने कोने में मशहूर था। वो साधु एक जंगल में रहता था जिसके बाहर कभी नहीं गया था। वो आम आदमियों के अलावा किसी से नहीं मिलता था। चुनांचे बादशाह ने मामूली कपड़े पहने और साधु की कुटिया से पहले ही वो अपने घोड़े से उतरकर और अपने सिपाहियों को पीछे छोड़कर साधु से मिलने के लिए अकेला चल पड़ा। इस सफ़े पर नीचे एक जंगल की मंजरकशी की गई है जहां एक कुटिया है और कुटिया के सामने एक साधु फावड़े से जमीन को खोद रहा है। साधु के सामने बादशाह एक सादे लिबास में खड़ा है। सफ़हा नंबर 51। इस सफ़हे के शुरू में एक जंगल की मंजरकशी की गई है जहां एक कुटिया है। कुटिया के सामने साधु के हाथ में एक कटोरा है जिसमें कुछ दवाई है। एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है और उसकी तीमारदारी बादशाह कर रहा है। बादशाह करीब पहुंचा तो देखा कि उस वक्त साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन की खुदाई कर रहा था। बादशाह को देखते ही उसने उसे सलाम किया और घूमता रहा। साधु दुबला पतला और कमजोर था। हर बार जब वो अपना फावड़ा जमीन पर चलाता, बहुत थोड़ी मिट्टी खोद पाता और बुरी तरह हाँफने लगता। बादशाह उसके पास गया और कहा, साधु महाराज, हम आपके पास 3 सवालों के जवाब लेने आए हैं। एक ये कि मैं ये कैसे जान सकता हूं कि काम करने का सही वक्त क्या है। दोम ये कि वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत जरूरत है ताकि मैं दूसरों के मुकाबले में उन पर ज्यादा तवज्जो दे सकूं। तीसरा ये कि वो कौन से मामलात हैं जो बहुत जरूरी हैं और जिन पर मुझे फौरन तवज्जो करनी चाहिए। साधु ने बादशाह की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और फिर जमीन खोदने लगा। आप थक गए हैं, बादशाह ने कहा। मुझे फावड़ा दीजिए, मैं थोड़ी देर आपका काम करूंगा। शुक्रिया, साधु ने कहा और बादशाह को फावड़ा देकर
जमीन पर बैठ गया। सफ़ा नंबर 52। जब बादशाह 2-4 कियारियां खोद चुका तो वो ठहर गया और उसने फिर अपने सवाल दोहराए। साधु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। वो उठ खड़ा हुआ और फावड़े के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब आप दम भर आराम करें और मुझे थोड़ा काम करने दें। लेकिन बादशाह ने उनको फावड़ा नहीं दिया और जमीन गोड़ता रहा। 1 घंटा गुजरा और दूसरा भी। सूरज दरख्तों के पीछे छुपने लगा। बादशाह ने आखिरकार फावड़ा जमीन पर मारते हुए कहा, अक्लमंद आदमी, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब लेने आया था। अगर कोई जवाब नहीं दे सकते तो कह दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊं। कोई आदमी भागा हुआ आ रहा है। साधु ने कहा, आओ देखें वो कौन है। बादशाह घूमा। उसने एक जख्मी आदमी को जंगल से भागकर आते हुए देखा। आदमी अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए था और उसके हाथों से खून टपक रहा था। वो दर्द से कराहता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बादशाह और साधु ने उस आदमी के कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा जख्म था। बादशाह ने जहां तक हो सका उसके जख्म को अच्छी तरह धोया। साधु ने जड़ी बूटियों से बनी दवा को जख्म पर लगाकर पट्टी बांध दी। खून का बहना बंद हो गया। जब आदमी को होश आया तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। बादशाह ताजा पानी लेकर आया और उसे पिलाया। यहां सफ़े के नीचे एक तस्वीर दी गई है जिसमें बादशाह बैठा हुआ है और उसके सामने एक आदमी जख्मी हालत में बैठा रो रहा है। सफ़ा नंबर 53। यहां सफ़े के ऊपर एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक छोटी सी झोपड़ी है जहां साधु क्यारियों में पौधे बो रहा है। बराबर में बादशाह खड़ा हुआ है। सूरज डूब चुका था और ठंडक भी बढ़ चली थी। इसलिए बादशाह ने साधु की मदद से जख्मी को झोपड़े के अंदर पहुंचाया और उसे चारपाई पर लिटा दिया। चारपाई पर लेटते ही उस आदमी ने आंखें बंद कर लीं और खामोश हो गया। बादशाह भी दिन भर की दौड़ धूप और काम की वजह से इतना थक गया था कि वो दहलीज पर ही पड़कर सो रहा। रात भर उसकी आंख ना खुली। सुबह जब उसे होश आया तो उसको बड़ी देर तक याद न आया कि वो कहाँ है। वो आदमी जो जख्मी था और चारपाई पर लेटा हुआ अपनी चमकती हुई आंखों से उसे टकटकी लगाए हुए देख रहा है, कौन है? मुझे माफ कर दीजिए। उस आदमी ने बादशाह को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो कहा, मैं तुमको जानता नहीं। और ऐसी क्या बात है जिसके लिए मैं तुमको माफ करूं? बादशाह ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका वो दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। आपने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था और उसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मुझे मालूम हुआ था कि आप साधु से मिलने अकेले गए हैं। सफ़ा नंबर 54। मैंने तय किया कि जब आप लौटेंगे तो मैं आपको रास्ते में कत्ल कर दूंगा, लेकिन दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे। इसलिए मैं आपका पता लगाने के लिए अपनी कमीन गाह से निकल आया। इसी दरमियान आपके हिफाजती दस्ते के सिपाहियों से मेरी मुठभेड़ हो गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया और जख्मी कर दिया। मैं उनसे बचकर तो भाग आया, लेकिन अगर आप मेरे जख्म पर पट्टी ना बांधते तो मैं ज्यादा खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मैंने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं जिंदा रहा और आपने मेरी दरखास्त कबूल की तो मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत एक वफादार गुलाम की हैसियत से करता रहूंगा। मैं अपने बच्चों को भी नसीहत कर जाऊंगा कि वो ऐसा ही करें। मुझे मुआफ कर दीजिए। बादशाह अपने दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके
और उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको मुआफी नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि वो अपने नौकरों और शाही तबीब को उसकी देखभाल और इलाज के लिए भेजेगा और उसकी जायदाद भी उसे वापस कर देगा। जख्मी आदमी से रुखसत होकर बादशाह दहलीज के सामने गया और इधर-उधर साधु को देखने लगा। जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करना चाहता था। साधु बाहर बैठा हुआ उन क्यारियों में बुआई कर रहा था जो एक रोज पहले खोदी और बनाई गई थीं। बादशाह साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, अक्लमंद आदमी, मैं आखिरी बार आपसे अपने सवालों के जवाब की दरखास्त करता हूं। जवाब तो तुम पा चुके हो, साधु ने कहा, जो अभी तक अपनी दुबली पतली टांगों पर झुका हुआ बादशाह की तरफ देख रहा था। कैसा जवाब? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? साधु ने पूछा। अगर तुमने कल मुझ कमजोर पर तरस खाकर मेरी इन क्यारियों को खोदा ना होता और अपने रास्ते पर चले गए होते, तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता और तुम मेरे साथ न ठहरे रहने पर अफसोस कर रहे होते। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। मैं भी बहुत अहम था और मेरे साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बात को जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया, तो वो वक्त भी बड़ा अहम था और तुमने उसके लिए जो कुछ किया वो भी बहुत अहम काम था। इसलिए याद रखो कि वक्त एक ही बहुत अहम है और वो है अब। ये वक्त बहुत अहम है इसलिए कि यही वो वक्त है जब हमारे पास ताकत है। वो आदमी सबसे अहम है जिसके साथ तुम हो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि इससे फिर कभी साबका पड़ेगा भी या नहीं। जरूरी है कि ऐसे इंसान के साथ नेकी की जाए, इसलिए कि इंसान को ये जिंदगी इसी मकसद से अता हुई है। लियो टॉलस्टॉय। सफ़हा नंबर 55। लफ्ज़ो मानी। मुनादी, ऐलान, कुटिया, झोंपड़ी, गोड़ना, बीज बोने के लिए जमीन खोदना, जायदाद, मकान, जमीन, मालो असबाब, जब्त करना, सरकारी कब्जे में ले लेना, कमीनगाह, छुपने की जगह, वो जगह जहां छुपकर दुश्मन पर हमला किया जाए, हिफाजती दस्ता, सिपाहियों का वो दस्ता जो हिफाजत के काम पर मामूर हो, तबीब, हकीम, इलाज करने वाला, मुआलिज। गौर कीजिए, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। अगर वो काम वक्त पर ना किया जाए तो फिर ठीक से अंजाम नहीं पा सकता। इसीलिए कहा गया है कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमें सख्त मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए सब्र और तहम्मुल की अशद जरूरत होती है। सोचिए और बताइए। यहां बाएं जानिब एक घड़ी दी गई है जिस पर 10:10 हुए हैं। सवाल 1। आपको 3 सवालों में सबसे मुश्किल सवाल कौन सा लगा और क्यों? सवाल 2। बादशाह ने अपने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया? सफ़हा नंबर 56। सवाल 3। साधु का बादशाह को अपने पास रोकने का सबब क्या था? सवाल 4। जख्मी आदमी कौन था और उसकी बादशाह से क्या दुश्मनी थी? सवाल 5। बादशाह को अपने सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब कब और किस तरह मिला? सवाल 6।
अगर बादशाह की जगह आप होते तो सवालों का हल किस तरह तलाश करते? पढ़िए, समझिए और लिखिए। आप पढ़ चुके हैं कि 3 हरफी मादे से मुख्तलिफ नए अल्फाज बनाए जाते हैं। ये मादा 3 हरफी या 4 हरफी होता है। जैसे शुक्र मादा है, इससे मशकूर, तशक्कुर, शकूर, शाकिर और मुतशक्किर अल्फाज बनते हैं। अपने हम जमात साथियों से गुफ्तगू कीजिए और यहाँ दिए अल्फाज से नए अल्फाज बनाइए। आप लुगत की मदद भी ले सकते हैं। पहला, नज़र, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। दूसरा, नज़्म, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। तीसरा, कतब, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। चौथा, करम, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। ऐसे अल्फाज जो तलफ़्फ़ुज़ या इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों, मगर मानी के एतबार से मुख्तलिफ हों, सनद तजनीस कहलाते हैं। यहाँ दिए गए तजनीसी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ऐसे जुमले बनाइए, लेकिन ख्याल रहे दोनों के मानी मुख्तलिफ हों। मांग, कल, खत, कान, पर, बंद। सफ़हा नंबर 57। आप जानते हैं कि आम बोलचाल के वो जुमले जो अपने लफ्जी मानी से हटकर कुछ और मानी अदा करते हैं, उन्हें ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। मिसाल के मुताबिक यहाँ दिए गए जुमलों को उनसे मुतालिक ज़रबुल मिस्ल से मिलाइए। 1. मायूसी में जरा सी मदद भी बहुत काम दे जाती है। 2. एक वक्त में 2 काम अंजाम देना। 3. बुराई का नतीजा बुरा और अच्छाई का नतीजा अच्छा होता है। 4. किसी शख्स या चीज को बगैर जाने हुए अच्छा समझ लेना। 5. जो चीज आंखों के सामने हो उसको क्या बयान करना। 6. एक आफत से निकला तो दूसरी में फंस गया। यहां बाएं जानिब ज़रबुल मिस्ल दिए गए हैं। दूर के ढोल सुहाने, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। डूबते को तिनके का सहारा, एक पंथ 2 काज। आसमान से गिरा खजूर में अटका, हाथ कंगन को आरसी क्या। यहां आपकी सहूलत के लिए पहले जुमले को ज़रबुल मिस्ल से मिलाया गया है। जैसे मायूसी में जरा सी मदद भी बहुत काम दे जाती है। डूबते को तिनके का सहारा। आप जानते हैं कि जब एक ही लफ्ज को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मानी में शिद्दत पैदा होती है। ऐसे अल्फाज को तकरार लफ्जी कहते हैं। यहां दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज। पहला, जल्दी जल्दी, खाली जगह। दूसरा, मोटे मोटे, खाली जगह। तीसरा, बाग बाग, खाली जगह। चौथा, अच्छे अच्छे, खाली जगह। पांचवां, आहिस्ता आहिस्ता, खाली जगह। छठा, रफ्ता रफ्ता, खाली जगह। सफ़हा नंबर 58। यहां दिए गए जुमलों में फ़ाल की निशानदेही कीजिए और उस फ़ाल की किस्म भी बताइए। 1. बादशाह साधु से मशवरा करेगा, खाली जगह। 2. साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन की खुदाई कर रहा था, खाली जगह। 3. बादशाह ने कहा कि मुझे फावड़ा दो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, खाली जगह। 4. वो आदमी
जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। खाली जगह। 5. आपके हिफाजती दस्तों से मेरी मुठभेड़ हो गई। खाली जगह। तलाश कीजिए। कहानी में आए इस जुमले पर गौर कीजिए। वो आदमी जो जख्मी था और चारपाई पर लेटा हुआ अपनी चमकती आंखों से टकटकी लगाए हुए देख रहा था। इस जुमले में लफ्ज चारपाई इस्तेमाल हुआ है। चारपाई के मुतरादिफात हैं छोटा पलंग, खाट, पलंगड़ी, मसहरी। आप लाइब्रेरी से रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया चारपाई और मुश्ताक अहमद यूसुफी का चारपाई और कल्चर हासिल करके पढ़िए। तख्लीकी इजहार। आपने कोई कहानी जरूर पढ़ी होगी। अपनी पसंदीदा कहानी के मरकजी ख्याल को बुनियाद बनाकर अपनी जबान में एक कहानी लिखिए। आप यहां दिए गए अल्फाज की मदद से भी कहानी लिख सकते हैं। अल्फाज हैं: जंगल का माहौल, सुबह का वक्त, साधु की कुटिया, नदी का किनारा, हिरनों का झुंड, घोड़े पर सवार शहजादा, जख्मी हिरन, मरहम पट्टी करता हुआ साधु। सफ़हा नंबर 59। हम जमात तलबा के साथ मिलकर स्कूलों के सालाना जलसे के प्रोग्राम का मंसूबा तैयार कीजिए और उसे स्कूल इंतजामिया के सामने पेश कीजिए। तसव्वुर कीजिए कि आपको अपने इलाके के आला ओहदेदार से मुलाकात का मौका हासिल हो। आप उनसे कौन से 10 सवालात पूछना चाहेंगे। यहाँ 1 से 10 तक खाली जगह दी गई हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अमली काम। आजकल दरख्त बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं और शहर बसाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल का तवाजुन बिगड़ता और आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप आसपास के दरख्तों की हिफाजत के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार करेंगे? अपने हम जमात साथियों से गुफ्तगू कीजिए। अपने स्कूल में अपने हम जमात साथियों से मिलकर एक क्यारी बनाइए, उसकी निराई गुड़ाई कीजिए और उसमें अपने पसंदीदा फलों के पौधे लगाकर उनकी देखभाल कीजिए। सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। साउंड रिकॉर्डिस्ट प्रसून कुमार, समई फनकार परवेज गौहर, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।